Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 जुलाई 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये वीडियो राइट टाइम पर मिल जाता है। आज कौन कौन राइट टाइम पर प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। क्यों? क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करना, चेक करना कि हाँ मैंने कितने अच्छे से पूरे लेक्चर को सुना है और क्या क्या सीखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा सेशन छोटा रहेगा। लेकिन कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो भी आपने पता होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो रेगुलर आएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को रेगुलर रखने की, कोई भी यहाँ पर छुट्टी हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो पहले आर्टिकल में बात की जा रही है लुडविगिया पेरुवियाना के बारे में। अब ये अजीब सा नाम है, ये क्या है? तो ये जो आप इस पौधे की स्पीशी को देख रहे हो ना, ये वही है। ये एक इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव प्लांट मतलब ये इंडिया में नहीं उगता है, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका जैसे ब्राज़ील वगैरह जैसे देशों के अंदर, पेरू के आसपास कंट्रीज़ के अंदर में ये प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, कभी हमने इसकी सुंदरता को देखकर लगाया होगा, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु में हमने वालपराई एरिया के अंदर में क्या किया, इस वाले प्लांट को लगा दिया इसकी सुंदरता की वजह से, येलो फ्लावर्स की वजह से। अब हुआ क्या, ये प्लांट हम ही पर हावी हो गया। हावी होने का मतलब है ये एक इन्वेजिव वीड है, एक बाहर की प्रजाति है जिसको लगाया गया, और आज यही प्लांट तेज़ी से फैलता हुआ चले जा रहा है। और ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स रहते हैं, वो घासों को खाते हैं, उन्हीं पर उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये जो पौधा है ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे फैलते फैलते सारी जो घास है उस पर्टिकुलर एरिया में, या बाकी सारे और भी स्पीशीज़ हैं उस एरिया की, बाकी सारी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उस एरिया में, वो सब बर्बाद कर रहा है। केवल यही जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रो होता चले जा रहा है। और इसी को हम लोग इन्वेजिव स्पीशी बोलते हैं। जब इन्वेजिव स्पीशी कौन सी होती है, जब बाहर से हम लेकर आते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं और वो स्पीशी इतनी तेज़ी से बढ़ने लगती है कि जो हमारे नेटिव यानी कि हमारे देश में ऑलरेडी प्रेजेंटेड प्लांट्स थे उनको ख़त्म करने लगती है। तो इसी प्रकार की स्पीशी अभी लगाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर में आज प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। घासों को ख़त्म करती चली जा रही है स्पीशी, जिसकी वजह से जो एलिफेंट है वो अपने एरिया को छोड़कर वहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और फिर अगर वो बाहर निकलेंगे, जो पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर अगर एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस पूरे संघर्ष के अंदर कई बार यहाँ पर एलिफेंट की जान जा सकती है, कई बार यहाँ पर इंसान की भी जान जा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है लुडविगिया पेरुवियाना। इसको हम लोग प्रीमोस विलो के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये प्लांट सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस प्लांट का येलो कलर का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। ये प्लांट लगभग 12 फीट तक ग्रो कर सकता है। एक एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर ग्रो करता है, प्लस इसका जो एग्जिस्टेंस है आज के समय पर बहुत कम एरिया में है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जब ये फैलता है तो बहुत तेज़ी गति से फैलता है। इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो हमने देखा येलो फ्लावर्स काफ़ी बेहतर हैं, इसको लगा दिया गया। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया पूरे वेटलैंड के अंदर में, पूरे यहाँ पर झील के अंदर में, जिसकी वजह से जो दूसरी जो यहाँ पे प्रजातियाँ प्लांट की वो सब यहाँ पे ख़त्म होती हुई चली गई।
ये बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ, तमिलनाडु की। तमिलनाडु बिल्कुल आपको साउथ में देखने को मिलेगा इंडिया के मैप में। ठीक है, साउथ में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बराबर में जस्ट आपको केरला नज़र आएगा, ऊपर है कर्नाटका और कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट्स जो हैं तमिलनाडु के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद। और हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से वो पेड़ लेकर आया गया है, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। ये तो हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे यहाँ पर हो जाएगा साउथ हमारा, और नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सा हो गया, सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल रीजन हो गया। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन से ये प्लांट ले जाया गया हमारे इंडिया के तमिलनाडु में, और अभी आज के समय पर ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। ये जो प्लांट है, ये जो वीड है, ये कहीं ना कहीं मानसून वाले, जो मानसून से पहले का टेम्परेचर होता है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, या जो मानसून है, मानसून की जो बारिश होती है वो भी कहीं ना कहीं इस प्लांट को तेज़ी से ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। प्लस तमिलनाडु के अंदर में जो 22 प्रायोरिटी इन्वेजिव प्लांट्स हैं जो बाहर से लेकर आके लगाए गए हैं, उनमें से कहीं ना कहीं ये उन्हीं 22 प्रायोरिटी में से एक इंपॉर्टेंट प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि आज के समय पर घातक साबित होता हुआ चले जा रहा है। पता है ये इतना खतरनाक है कि कई बार, क्योंकि आप भी सोच रहे हो भाई नॉर्मल प्लांट ही तो, उखाड़ के फेंक दो, बात खत्म। अगर वो ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, खत्म हो गया मामला। लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है कि अगर हम इस लुडविया को निकाल कर फेंक भी देते हैं, उखाड़ देते हैं, हाथ से मान लो उखाड़ कर फेंक दिया, उखाड़ने के बाद भी जो सॉफ्ट प्लांट है वो ही बस खाली ब्रेक होता है, यानी जो नरम वाला पोर्शन है वही टूट के अलग हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी फंसी रहती हैं, और उस जड़ों की वजह से वो वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल है। आप सोच रहे होंगे सर क्या लगा दिया थंबनेल में, नरक का दरवाज़ा। नरक का दरवाज़ा तो तुर्कमेनिस्तान में है ना, वहाँ पे जिसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, गेटवे ऑफ हेल को लेकर। नहीं, ये मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता चलेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो जोग्राफिकल टर्म्स हैं, और कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टर्म्स को लेकर, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक रेलिवेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनना। बतगाएगा क्रेटर। बतगाएगा क्रेटर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ऐसा लग रहा है समुद्र के अंदर बड़ी सी मछली चल रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बेसिकली यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और ये गड्ढा लगातार बढ़ता हुआ चले जा रहा है। जैसे मैंने बोला गड्ढा, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये गड्ढे की दीवारें दिख रही होंगी, है ना, ये दीवारें हैं, और ये गड्ढा लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार साल ब साल बहुत तेजी से बढ़ गया है। बोला जा रहा है कहीं ना कहीं ये आने वाले समय पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर आधे एरिया को निगल जाएगा ये। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है, इसको समझेंगे। तो हाल ही में एक ड्रोन से इस पूरे गड्ढे का फुटेज लिया गया, और वो फुटेज लेने के बाद में पता ये चला कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये गड्ढा बढ़ता चले जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो पॉल्यूशन लोग पैदा कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कितनी घातक साबित हो रही है। अच्छा, ये गड्ढा बना कहाँ पे? ये बना है रशिया के अंदर में। ध्यान रखना, रशिया का फार ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बेसिकली इस प्रकार का, मैं आपको दिखाता हूँ, एक होल होता है, एक गड्ढा होता है। जैसे यहाँ पर कोई मीटियोराइट गिर गया, उस प्रकार से यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है ना, तो वैसी गड्ढा आपको यहाँ पर एक क्रेटर के तौर पर भी देखने को मिलेगा। तो और परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है दोस्तों, पहले इसको समझ लेना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली एक ऐसी ज़मीन होती है जो कि लंबे समय से जमी हुई होती है, फ्रीज होती है, बर्फ़ में जमी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। और मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम है लगातार 2 साल तक, तो वो एरिया भी परमाफ्रॉस्ट कहलाएगा। क्योंकि उस एरिया के, उस धरती के नीचे की जो ज़मीन है ना, वो पूरी जम जाएगी, उसमें कंकड़, बर्फ, सब कुछ देखने को मिलेगी। और यहीं पर परमाफ्रॉस्ट में कुछ होते हैं परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स। कुछ ऐसी ज़मीन होती हैं, ज़मीन के अंदर का हिस्सा होता है जो कि कह सकते हो परमानेंटली वो जमी पड़ी हैं, परमानेंटली वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। और इस प्रकार के परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्कटिक रीजन्स में। आर्कटिक रीजन्स जैसे कि ग्रीनलैंड, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया। रशिया की अभी हम बात कर ही रहे हैं, वो रीजन बेसिकली वही एक परमाफ्रॉस्ट रीजन है। ईस्टर्न यूरोप का रीजन आपको परमाफ्रॉस्ट वाला देखने को मिलेगा। तो परमाफ्रॉस्ट बनता कैसे है? परमाफ्रॉस्ट में मिट्टी, कंकड़, रेता,
ये सारी चीज़ें आइस के साथ में, बर्फ़ के साथ में मिलकर यहाँ पे क्या होती है, एक एरिया को जमा कर रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर, इस पिक्चर से आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा परमाफ्रॉस्ट को लेकर। ये ऊपर आप देख पा रहे हो प्रॉपर ज़मीन है, धरती है प्रॉपर, लेकिन नीचे क्या है, यहाँ पे बर्फ़ जमी पड़ी है, यही है परमाफ्रॉस्ट। और मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से हमारे जो बड़े बड़े बर्फ़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सब पिघल रहे हैं। उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, क्या जब इतनी गर्मी इंक्रीज़ हो रही है दुनिया भर में, तो क्या ये परमाफ्रॉस्ट नहीं पिघलेंगे? अंदर वाली जो बर्फ़ है ज़मीन के अंदर, वो नहीं पिघलेगी? तो वही तो हो रहा है। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये नीचे वाली बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, और उसके पिघलने की वजह से ये गड्ढा लगातार इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है, जिसको हमने बतगाय का ग्रेटर का नाम दिया है। समझ गए? इसको नरक का दरवाज़ा भी बोला जा रहा है आजकल। तो कहाँ पर स्थित है ये मैंने आपको बताया। साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो ये क्रेटर है, ये रिजल्ट है किस चीज़ का, ये परिणाम है किस चीज़ का, परमाफ्रॉस्ट लैंड के मेल्टिंग का। कि जो ज़मीन है वो पिघल गई, उसके नीचे की बर्फ़ पिघल गई है और वो धंसती जा रही है ज़मीन नीचे नीचे, गड्ढा बढ़ता चले जा रहा है। समझ गए? ये जो ज़मीन पता है ये कब से जमी पड़ी है? ये जमी पड़ी है आज से 2.58 मिलियन ईयर्स एगो पहले से ही। प्लस यहाँ पे आज के समय पर इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये कह सकते हो लोगों ने इसको बोल दिया है कि ये ना एक रास्ता है अंदर जाने का, अंडरवर्ल्ड तक, अंडरवर्ल्ड का एक रास्ता भी है, ऐसा यहाँ पर लोगों के थ्रू बोला जा रहा है। तो बतगाय का क्रेटर के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया। कभी आपसे एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछी जा सकती है, जैसे कि रशिया के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, क्या नाम है, वार्कोविंस्की डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको ये जो परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एनवायरमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। पता है अब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आएगा, अगर ये गड्ढा बढ़ रहा है तो उसका असर हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या हो सकता है। देखो, इस गड्ढे के अंदर जो मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होती है, हमारे परमाफ्रॉस्ट में जो मिट्टी प्रेजेंट होती है, उस मिट्टी में कई सारी गैसेस होती हैं। कार्बन को वो अपने आप में इकट्ठा करके रखता है। तो अगर वो पिघलेगा तो वो सारी गैसेस और ज़्यादा रिलीज़ होंगी और उससे हमारा एटमॉस्फेयर और गर्म होगा। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आज के समय पर नज़र आ रही हैं। वैज्ञानिकों को अभी ये नहीं पता कि अचानक ये गड्ढा इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा रीज़न है क्या, वो है क्लाइमेट चेंज। और आप देखोगे कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में जो गड्ढे की गहराई है, ये गड्ढे के अंदर से व्यू लिया गया है। ये आप देख पाओगे एक छोटा सा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ है ना, ये आप देख पाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, ये छोटा सा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हो गड्ढा कितना ज़्यादा गहरा होगा, अंदर से फोटो लिया गया है। और ये गड्ढा ऐसे धीरे 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 ये भी मिट्टी भी ढह जाएगी और ये बढ़ता चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक परमाफ्रॉस्ट रीजन है। पिछले कुछ सालों के अंदर में 66 फीट से गहरा होकर यह गड्ढा 98 फीट तक हो चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो ये यहाँ पर ऊपर से सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये है वो पूरा का गड्ढा जिसकी दीवारें दिख रही हैं, ये ऐसा इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर शेयर कर चुके हैं। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जो हमारा एक छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक्स का, दोस्तों आप उसको पूरा कर सकते हो। तो फटाफट यहीं पर अगर सुन लिया है तो लाइक के बटन को प्रेस करो और ये टारगेट को पूरा पहुंचाओ। नेक्स्ट आर्टिकल में एक लोकेशन की बात करेंगे, कामरान बे के बारे में। अब पहले अगेन जोग्राफिकल टर्म बे क्या होता है, पहले बे को समझ लो। ये बे तू तड़ाक वाला बे वाला नहीं है, ये बे देखो ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे एक रीजन है, छोटा सा यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी सीधा समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र के साथ में कनेक्टेड है। तो बे ऐसा सी शेप में आपको ये देखने को मिल जाता है, बना हुआ होता है। तो कई सारे एरियाज़ में इस प्रकार का जो बे है वो नज़र आता है। तो अभी हम कामरन बे के बारे में बात कर रहे हैं। तो कामरन बे कहाँ पर है दोस्तों? वो है वियतनाम में। अब वियतनाम को अगर हमें देखना हो तो कहाँ पर देखेंगे? तो सबसे पहले चलो मैं आपको वर्ल्ड मैप पर लेकर चलता हूँ। ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में सीधा आपके साउथ ईस्ट पोर्शन में जाना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, ये हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से ऊपर देखो ब्रुनई नाम का देश आ गया, ब्रुनई से ऊपर देखो ये दिख रहा होगा, ये मैंने बना दिया वियतनाम, ठीक है। चलो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम करेंगे तो वियतनाम कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। वियतनाम के पीछे कैम्बोडिया नाम की कंट्री है, कैम्बोडिया के पीछे थाईलैंड नाम का देश है।
समझ गए। तो थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कैम्बोडिया, कैम्बोडिया के बाद वियतनाम, और वियतनाम के जस्ट इधर यहाँ पर आपको कैम रैन देखने को मिलेगा, जो कि रैन बे, बे वो कैसा दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर वो बे नज़र आता है। समझ गए। चलो आगे आते हैं। अच्छा, ये तो हमने जाने ही नहीं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक इंडियन नेवल शिप है, एक जहाज़ है किरपान। ये किरपान हमने अभी क्या किया है, वियतनाम की नेवी को गिफ्ट के तौर पर दिया है। ये आर्टिकल्स अभी पब्लिश हुए थे, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो देखो, इंडिया गिफ्ट्स आईएनएस किरपान टू वियतनाम। तो हमारा जो आईएनएस किरपान है ना, एक लड़ाकू जहाज़ है, वो भारत ने अभी वियतनाम नाम के देश को दिया है एज अ गिफ्ट। ठीक है। और ये कहाँ के लिए दिया है, कैम रैन बे के लिए। कैम रैन बे एक बहुत ही ज़्यादा गहरा डीप वाटर बे है, जो कि कहाँ पर है, वियतनाम के अंदर स्थित है। इसका साइज़ 20 माइल्स यानी 32 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, और लगभग 10 माइल यानी कि 16 किलोमीटर ये चौड़ा है। गहराई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो समुद्र का हिस्सा गहरा है वो 164 फीट के आसपास गहराई देखने को मिल जाती है, और ये कहीं ना कहीं एक डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है, यानी एक नेचुरल तरीके से, यानी कुदरती तौर पर बना हुआ एक पोर्ट भी कह सकते हो, एक बंदरगाह की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल हार्बर मतलब आप कह सकते हो अगर जहाज़ आए ना सीधा यहाँ पे एंड तक आ सकता है। नहीं तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि कुछ कुछ एरिया में किनारे जो पानी होता है वो इतना गहरा नहीं होता है, तो जहाज़ नहीं आ सकता। जहाज़ को यहाँ पे, बड़े जहाज़ को गहरा पानी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे एंड तक पानी गहरा है, तो जहाज़ सीधा एंड तक आ सकता है, सामान को उतार सकता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जहाज़ बीच में रुक जाता है, छोटे छोटे और शिप्स जाते हैं, वो सब यहाँ पर क्या करते हैं, उस सामान को उतार कर पोर्ट तक लेकर आते हैं। लेकिन ये नेचुरल कुदरती तौर पर बना हुआ एक पोर्ट मिल गया है, किसको, वियतनाम को। तो यहीं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, जो ये इंडियन नेवल शिप है वो अभी वियतनाम को दिया गया है, आईएनएस किरपान जिसका नाम है। ठीक है। इस पोर्ट के पास में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके पास में रिफ्यूलिंग रिपेयर स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा जहाज़ के लिए, और भी कई सारे ऑयल टैंकर्स वगैरह का सेटअप भी इन्होंने बना रखा है अलग से। अब इस पूरे बे का, इसका रीजन का ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉलोनियल एरा के समय पर, जो ये अंग्रेज़ों के समय पर जो ये पूरा का पूरा रीजन है ये कंट्रोल किया जाता था चंपा किंगडम के थ्रू। बाद में ये क्या होता है, ये हिस्सा वियतनामीज टेरिटरी के पास में आता है, वियतनामीज टेरिटरी का हिस्सा बनता है। 19वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच थे उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो मिलिट्री है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दी, वो मिलिट्री को एस्टेब्लिश कर दिया था इस पर्टिकुलर बे में, इस वाले एरिया में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास में ऐसा पोर्ट हो, ऐसे पोर्ट की सुरक्षा की जा सकती है। क्यों भाई, पीछे से देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 गार्ड बैठा देना है, 2 गार्ड बैठा दिया भाई, यहाँ पे तो वैसे गेट बंद हो गया, कोई यहाँ पर झांक तक नहीं सकता। इतनी पावरफुल यहाँ पर ये जगह मानी जाती है। ऐसे नेचुरल हार्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। श्रीलंका के पास में ट्रिंकोमाली वाला हार्बर भी आपको याद होगा, जिसके पीछे यहाँ पर आज के समय पर भारत पड़ा हुआ है कि हमें यहाँ पर वो जो टैंकर हैं जो ट्रिंकोमाली वाले वो मिल जाएँ, जो अंग्रेज बना कर गए हैं। ठीक है, एक बार मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, आपको याद आ रहा होगा वैसे वो। अब आगे आते हैं। अब बोला जा रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाओ। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर में जो फ्रांस है उन्होंने यहाँ पर अपनी मेजर मिलिट्री प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद वियतनाम वॉर स्टार्ट हो गया। वियतनाम वॉर बहुत पुराना वॉर है, और कह सकते हो कि एक बहुत पॉपुलर वॉर है इतिहास के अंदर में। तो इस वियतनाम वॉर के अंदर में जो कैम रैन बे है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस, इसका जो महत्व है इस एरिया का, वो और ज़्यादा बढ़ गया। इस एरिया में यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना दिया गया यूएस और साउथ वियतनाम के लिए। और यूएस ने यहाँ पर कह सकते हो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर यूज़ की, फैसिलिटीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा प्रोवाइड करवाया। एक एयर बेस यहाँ पर तैयार करने का स्टार्ट किया। मिलिट्री एक्टिविटीज़ यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करी इस वॉर के दौरान। वियतनाम को पूरा सपोर्ट था यहाँ पर इस वॉर के दौरान। और इस वॉर के एंड तक 1975 में जब ये वॉर एंड हो रहा था, तो एंड तक जो ये कैम रैन बे है ना, ये वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंडर में आ चुका था। सोवियत यूनियन उस समय पर यहाँ पर क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने भी क्या हुआ, अमेरिका से जो ये चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लीज पर लिया, रेंट पर लिया। अमेरिका जो ये फैसिलिटीज़ थी, अमेरिका ने एक नेवल बेस बना रखा था वहाँ पर, तो उसको यहाँ पे यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन उस समय पर रशिया हुआ करता था, उसने रेंट पर लिया अमेरिका से ये पर्टिकुलर एरिया। फिर उसके बाद में सोवियत यूनियन ने यहाँ पर अपना प्रेजेंस बनाए रखा लंबे समय तक। जो पूरा कोल्ड वॉर चला, शीत युद्ध चला 2000 तक, तो यहाँ पर अपना पूरा प्रेजेंस बनाए रखा लंबे समय तक। फिर उसके बाद में ये एरिया खाली हुआ और वियतनाम के हाथ में ये एरिया गया। तो अभी इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए आईएनएस किरपान भारत ने वियतनाम को दिया है। आईएनएस किरपान क्या है, तो ये हमारे द्वारा, हमारे खुद के द्वारा बनाया गया एक कॉर्वेट है। कॉर्वेट क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा दोस्तों, छोटे साइज़ का जहाज़ होता है जो कि लड़ाकू जहाज़ है, जिस पे कई सारे हथियार लगाए गए होते हैं।
तो ये जो INS कृपान है, ये खुकरी क्लास का मिसाइल कॉर्वेट जो है जहाज़ है, कॉर्वेट वाला, यानी कि छोटे साइज़ के जहाज़ होते हैं उनको कॉर्वेट बोलते हैं। और इस जहाज़ को हमारे इंडियन नेवी में लाया गया था 12 जनवरी 1991 में। इस जहाज़ के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर्स की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर इसके वेट की बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो लगभग 1400 टन के आसपास का है। इसकी स्पीड 25 नॉट से ज़्यादा है। खुकरी क्लास का इस पर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है। और इस शिप के अंदर में कई सारी जो मीडियम रेंज गन हैं, प्लस उसके अलावा चैफ लॉन्चर हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कॉर्वेट है बेसिकली, एक ये कॉर्वेट लड़ाकू जहाज़ होते हैं और लड़ाकू जहाज़ में हथियार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर INS कृपान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि जो हमारे पेट्रोलिंग करनी हो गई, जो तट वाला रीजन होता है ना समुद्र के किनारे, वहाँ पर दस्तक मारनी है तो उस दस्तक मारने के लिए यहाँ पर आप इस जहाज़ का यूज़ कर सकते हो। जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनको टैकल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए इस जहाज़ का यूज़ किया जा सकता है। मान लो कहीं पर डिज़ास्टर आ गया बड़ा, समुद्र में यहाँ पर कहीं पर मान लो शिप टूट गया है, उसकी वजह से तेल फैलने लगा है, तो उस दौरान यहाँ पे बड़े बड़े जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो ये चला सकता है, अलग अलग डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस चला सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, किसकी? हमारे INS कृपान की। क्लियर? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में एयरबस A400M के बारे में बात की जा रही है। ये एयरबस क्या है? ये बस की तरह आपको बड़ा सा जहाज़ दिख रहा होगा, बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा बेसिकली। ठीक है, अभी क्या है ना, भारत ने इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को परचेज करने की एक मांग की, एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया, जिसके बदले में यहाँ पर इस प्रकार का जो एक मॉडल है वो इंडिया को शो किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है एयरबस A400M। तो क्या है, यूरोपियन के थ्रू बनाया गया, यूरोपियन के थ्रू बनाया हुआ एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। बहुत बड़े साइज़ का एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, यूरोपियन ने बनाया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसमें बहुत सारा सामान ले जाकर उड़ाया जा सकता है, उड़ाकर उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली ये बताओ किसने बनाया? तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने, जो कि यूरोपियन एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म एयरबेस का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो एयरबस है, इस एयरबस की बहुत ज़्यादा पावर है। क्या? बहुत सारा लोड लेकर, आप साइज़ देख रहे होंगे, बहुत सारा लोड यहाँ पर ये विमान है ये लेकर उड़ सकता है, ये एयरक्राफ्ट लेकर उड़ सकता है। ठीक है, बड़े बड़े कार्गो व्हीकल्स, ट्रूप्स, पैराट्रूपर्स, इन चीज़ों को लेकर उड़ सकता है। मेडिकल इवैक्यूएशन वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लेकर उड़ सकता है ये। ठीक है, इसका टर्बो प्रॉप पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है वो 141 मेट्रिक टन्स के आसपास का वेट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर 37 मेट्रिक टन्स के आसपास मैक्सिमम पेलोड आप इस पर रख सकते हो। ये कैरी कितना कर सकता है, क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकता है? 116 फुली इक्विप्ड ट्रिप्स, जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, 116 के आसपास सोल्जर्स जो कि पूरी तरह से तैयार हैं, उनको यहाँ पर ये कैरी कर सकता है। 66 स्ट्रेचर्स हो गए, 25 मेडिकल अटेंडेंट्स, प्लस जो कार्गो है बहुत सारा, उसको यहाँ पर ये लेकर चल सकता है। और कितनी दूर चल सकता है? तो उसकी रेंज है 8900 किलोमीटर्स की, स्पीड 780 किलोमीटर्स पर आवर। माई गॉड, 780 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर इसकी स्पीड है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर अगेन देख पा रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा ह्यूज साइज़ का एयरक्राफ्ट है, जिसका जो कॉकपिट वाला रीजन है, जहाँ पर जो हमारे पायलट बैठकर चला रहे होंगे, है ना, तो उसमें भी कई सारी जो मॉडर्नाइजेशन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं। बाकी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है, मतलब सॉरी टर्बो प्रॉप का यूज़ किया गया है। तो टर्बो प्रॉप का यूज़ करने की वजह से जो इसकी जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो थोड़ी सी कम पड़ती है। जो हमारे जेट के कंपैरिजन में इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्बो प्रॉप इंजन है ना, इसके लगाने की वजह से जो फ्यूल की खपत होती है, जो फ्यूल बर्न होता है, वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है। ठीक है, समझ गए? तो जो ये एयरक्राफ्ट है ना, ये क्या करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा कम फ्यूल को बर्न करेगा, बहुत ज़्यादा कम फ्यूल यहाँ पर लगा करेगा, ऐसा कह सकते हो। जेट से थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम फ्यूल बर्न करेगा। चलो आगे आते हैं। उसके बाद ब्रेन फॉग के बारे में बात की जा रही है। ब्रेन फॉग यानी आपका दिमाग कन्फ्यूज किया जाता है, उसको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। हाल ही में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ब्रेन फॉग है कहीं ना कहीं कोविड-19 से भी एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। तो क्या होता है ब्रेन फॉग, आओ थोड़ा सा समझते हैं। ब्रेन फॉग अपने आप में कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ब्रेन फॉग, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो एक इंसान को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। अगर कोई ब्रेन फॉग से जूझ रहा है या गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सोचने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। ब्रेन फॉग की वजह से एक इंसान में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा,
हमेशा भूलने की जो बीमारी है वो बनी रहती है, प्लस यहाँ पे कोई फोकस नहीं कर पाता, या फिर मेंटली क्लैरिटी यहाँ पर नहीं आ पाती है। क्या कह रहे हो, हम सब ब्रेन फॉग से गुजर रहे हैं? ऐसा ऐसा नहीं है, लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेन फॉग के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि एक पर्सन अपने टास्क को बार बार भूल जाता है कि मुझे क्या टास्क है मेरा, मुझे क्या ये कब कंप्लीट करना है, जो उसे टास्क कंप्लीट करना है वो बार बार भूल जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ब्रेन फॉग में क्या होता है, एक इंसान एक सिंपल से काम को करने में भी बहुत लंबा समय लगा देता है। थर्ड चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, एक इंसान तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तुरंत ही यहाँ पर उसका फोकस बना ही नहीं रहता, कंसंट्रेशन पावर उसमें है ही नहीं, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाना। फोर्थ, यहाँ पर जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हो, मतलब थका ना हो, जब वो काम कर रहा हो तो उसे हमेशा लगता हो यार मैं थक गया हूँ। आप पढ़ने बैठे हो, लग रहा है अरे यार मन नहीं कर रहा, मैं थका थका लग रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये ब्रेन फॉग को दर्शाती हैं कि एक इंसान ब्रेन फॉग से गुजर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेन फॉग बन कैसे रहा है दिमाग में। नंबर 1 रीज़न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये रेडिएशन हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट से निकल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को और कमज़ोर कर रहा है। दूसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है कि देखो हमारे ब्रेन के अंदर में प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए, ठीक है, ब्लड फ्लो ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, या थोड़ी देर के लिए बेड से थोड़ा सा उल्टा लटक सकते हो, सर को नीचे करके थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 आध मिनट के लिए अपना सर बेड से नीचे कर सकते हो, है ना। बेड से थोड़ा सा लटका लो, जिससे कि जो आपका ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचेगा। और ब्रेन तक ब्लड पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके शरीर को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना, खाना चाहिए होता है, वैसे ब्रेन को ब्लड चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आप कुछ ही दिन के अंदर बदलाव देखोगे अगर ये काम कर रहे हो। या फिर एक्सरसाइज करना सीखो, एक्सरसाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उससे भी ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में होगा, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में होना ज़रूरी है। अच्छी नींद लो, ये भी आपको हेल्प करेगा। डाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हो आज के समय पर लोगों की डाइट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। बहुत सारा आज के समय पर जो खाना मिल रहा है, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी जो हमें फसलें वगैरह मिल रही हैं, है ना, कुछ सब्जियां मिल रही हैं, उसमें भी कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जा रही हैं, जिसकी वजह से डाइट भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है लोगों की। इसकी वजह से भी ब्रेन फॉग बन जाता है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एनीमिक हो, एनीमिक मतलब आपके बॉडी में आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो आपको आयरन का सप्लीमेंटेशन किया जाएगा, आयरन का सप्लीमेंट देंगे, आयरन दिया जाएगा ताकि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज़ की जा सके और आपका ब्रेन फॉग कम किया जा सके। तो आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है मेन कारण पर कि किस चीज़ से इंसान गुजर रहा है। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेन फॉग। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ चुका है। आज क्वेश्चन मैंने दोस्तों ज़्यादा नहीं लगा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये बन रही थी वीडियो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो आया और कोशिश यही है कि वीडियो आपका रेगुलर आता रहे। तो 2 ही क्वेश्चन लगाए मैंने, इनको अपने हिसाब से आप निपटाने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लुडविगिया पेरुवियाना विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो लुडविगिया पेरुवियाना है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये कीस्टोन स्पीशी है? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है? या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दो। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सरल सा ही है, एकदम आप देख पा रहे होंगे सामने सामने, आपने पढ़ा है भी थोड़ी देर पहले। अगले सवाल पर आते हैं, आखिरी सवाल है। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बतगाई का क्रेटर जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से देश में स्थित है ये क्रेटर? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी रशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगेन बहुत ही सरल सा आंसर है, फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन बस इतने से ही थे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन मैं लगा पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाया, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों को अटैम्प्ट करना। फटाफट पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लेते हैं, ताकि आप यहाँ पर चेक कर सको कि दोनों सही किए या नहीं सही किए हैं। सबसे पहला वाला, मतलब जो हमने आखिरी में ये क्वेश्चन लिया था बतगाई का क्रेटर को लेकर, तो अभी मैंने बहुत डिटेल्स आपको इस गड्ढे के बारे में पढ़ाया। तो बतगाई का जो ग्रेटर है, ये हाल ही में जो न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर है? ये रशिया के अंदर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो लुडविगिया पेरुवियाना है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीशी है। ये इन्वेजिव स्पीशी अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर तेज़ी से फैली है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलिफेंट हैबिटेट्स को परेशानी हुई है, जिसकी वजह से ये लगातार न्यूज़ में आया हुआ है। नाउ आते हैं उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों आज से 3 महीने पहले हमने पेड ग्रुप्स को स्टार्ट किया था, हज़ारों लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जाकर यहाँ पर इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। इस पेड ग्रुप के अंदर में आपको द हिंदू का जो वीडियो आता है उसका PDF मिलता है,
उसका पीडीएफ मतलब कि जो आपको मैं बैकग्राउंड नोट्स देता हूँ, बैकग्राउंड डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस चैनल की, प्लस एग्जामिनेशन के अंदर में। तो वो सारा बैकग्राउंड डेटा आपको इस पेड पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। बाकी अगर आप इस इंडियन एक्सप्रेस वाली जो ये वीडियो आप सीरीज़ देख रहे हो, इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी सब यहाँ पे पेड ग्रुप में अपलोड हो गई है, वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम। हमेशा के लिए केवल 499 रुपये, केवल आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने, 2 महीने या 1 साल बाद कभी लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो। और अगर इसका पेमेंट करना है तो कैसे करना है वो भी आसान है। आपको व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है और कहना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे आप मैसेज करोगे आपको रिप्लाई आएगा, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा इसको ज्वाइन करने का। ठीक है, आपको पेमेंट करने का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट करने के बाद में आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। ना दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।